नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग जुड़िए इस लाइव चर्चा में। और आज काफ़ी हंगामेदार दिन रहा, इसलिए मैं तमाम साथियों से, देश के, प्रदेश के, क्षेत्र के और तमाम लोगों से जो लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, उनसे अपना पक्ष, अपनी बातें रखना चाहता हूँ। और जो चल रहा है सदन में, उसको भी आपको बताना चाहता हूँ। तो आप लोग सब जुड़ जाएं और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बने। और मैं तमाम उन नौजवान साथियों से भी कहूँगा जो आज के इन तथाकथित भाजपाइयों के चक्कर में डेमोक्रेसी को, संविधान को, अपने लोकतंत्र को खराब करने के जुगत में लगे हुए हैं, या कहीं ना कहीं उसको मान नहीं रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं कि एक्चुअल वास्तव में हो क्या रहा है। तो आप सब लोग जुड़िए। और चूंकि मुझे पता है आज सब लोग कहीं ना कहीं, कुछ नौजवान साथी परेशान भी रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये संघर्ष का समय है और संघर्ष में ही ये पूरा जीवन आगे भी चलेगा। पिछले दिनों भी चला है और बचपन से ही संघर्ष से हम लोग यहाँ तक चल कर आए हैं। मैं सर्वप्रथम जो मैंने आज फेसबुक लाइव पर डाला था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 विधायक हैं। 403 माननीय विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे किसी दल के हों, और वो किसी भी क्षेत्र से आते हों। लेकिन आप खुद सोच के, समझ के इस बात को देखिएगा कि 403 विधायकों को एक साल में मात्र 12 दिन सदन चलता है। उस 12 दिन में कॉन्डोलेंस भी होती है, जिसमें किसी मान्य सदस्य के मरणोपरांत उसको कॉन्डोलेंस कर दी जाती है। उसमें बजट भी आता है, उसमें बजट के बारे में भी चर्चा होती है। उसमें आज अनुपूरक बजट को भी इन्होंने रखा। ऐसी तमाम चर्चाएं होती हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, 403 विधानसभाएं हैं। अगर जितने घंटे विधानसभा चली है, 48 घंटे के लगभग, इस 48 घंटे में अगर 403 से उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 7 मिनट। सोच के देखिए, इतने बड़े प्रदेश के जो माननीय विधायकगण हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, एक माननीय सदस्य को 7 मिनट मिलते हैं पूरे के पूरे साल में। आप सोचिए, इतना बड़ा प्रदेश, 75 जिलों का प्रदेश, 80 लोकसभा वाला प्रदेश, 1200 किलोमीटर की लंबी दूरी वाला प्रदेश, हिंदुस्तान में नहीं विश्व में 5वें नंबर की आबादी का प्रदेश, जो 5वें नंबर देश के हिसाब से अगर लगाएंगे तो 5वें नंबर का देश बैठेगा उत्तर प्रदेश। इतनी बड़ी आबादी, 25 करोड़ की आबादी का हमारा प्रदेश है। और उसके लिए जो माननीय सदस्य 5 साल तक मशक्कत करके, मेहनत करके, लोगों में रिक्वेस्ट करके, लोगों से चर्चा करके, लोगों का सम्मान करके यहां इस सदन में जीत कर आते हैं। सोचिए, ये डेमोक्रेसी को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार खत्म कर रही है। आज पूरे माननीय सदस्यों में सबके चेहरे लटके हुए थे। अभी कुछ समय पहले जब आपका सदन खत्म हुआ था पिछले दिनों, जिसको आप कहते हैं बरसात के समय में आता है, उस समय सत्र के खत्म होने पर जब कार्य मंत्रणा की मीटिंग हुई, कार्य मंत्रणा की मीटिंग का मतलब है कि विपक्षी दलों के साथ सरकार के लोग बात करते हैं, आने वाले समय को किस तरीके से सदन चलेगा, कब से चलेगा, उस पर चर्चा होती है। उसमें कहा गया कि शीतकालीन सत्र को 9 दिन चलाएंगे, फिर पता चला कि 5 दिन चलेगा। और जब इन लोगों ने लेटर इश्यू किया, जारी किया गवर्नर महोदय के आदेश से, तो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन आए। और उन 3 दिनों में इन लोगों ने कल के दिन, जो कल का दिन, जिस दिन शुरुआत का दिन था, सोमवार का, उस दिन सिर्फ और सिर्फ माननीय नेताजी की चलो चर्चा थी, वो ठीक थी, लेकिन उसके बाद में सदन स्थगित हो गया।
चले गए लोग घरों पर। लोगों के मन में था कि हम कल को अपने सवाल उठाएंगे, जनता के इश्यू से सदन को अवगत कराएंगे, कुछ समस्याएं दिक्कतें होंगी उसको बताने का काम करेंगे। तो आज एक दिन मात्र सत्र चला और जब हमने रामपुर पर, जब हमने खतौली पर, जब आपके मैनपुरी पर चर्चा करनी चाहिए तो चर्चा करने से मना हो गया। जब हम लोग वेल में आए तो सारी की सारी चीजें आप सोच के देखिए, कैसी डेमोक्रेसी है कि हम लोग अपनी बात को दूसरे तक भी नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि माननीय हमारे अध्यक्ष जी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनके पद का सम्मान करते हैं। उन्होंने जो मुझे आदेश दिया, पहले सस्पेंड किया था पूरे सत्र के लिए, अब पूरा सत्र कब तक था, आज तक ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मैं एक दिन के लिए करता हूं। माननीय सदस्यों के कहने पर फिर मुझे 1 बजे तक के लिए सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करना, सजा हो जाना, वहां पर सत्र में हम लोग जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए वेल में गए थे। चुनाव आयोग सुन नहीं रहा। चुनाव में किस तरीके से लाठी बांधी गई, लगभग 300 लोग अस्पताल में भर्ती हैं रामपुर के, 300 लोग। सोचिए किस तरीके से रेड आपके कार्ड, किस तरीके से नोटिस भेजे गए आपके पूरे खतौली में, पूरे मैनपुरी में। क्या लोकतंत्र का हनन नहीं है? क्या संवैधानिक संस्थाओं पर संवैधानिक, जब हमने इस बात को सदन में उठाने की बात कही तो यह हाल कि आज शाम होते होते पता चला 2 लाइन पढ़ी गई, उसमें कहा गया कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। राष्ट्रगान हुआ और सदन खत्म। पूरे प्रदेश में 430। तो मेरा आप लोगों से, क्योंकि सिग्नल चले गए थे, मेरा आप तमाम साथियों से सवाल है, मैं अपने क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूं, सदन की जिस महान जनता ने मुझे चुना, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, पूरे देश और दुनिया मना रही है। इन लोगों ने भी दिखावे के लिए पुष्प अर्पित किए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, लेकिन उनके संविधान को, उनके संवैधानिक संस्थाओं को किस तरीके से कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। अरे जब पुष्प अर्पित करते हो तो थोड़ी शर्म नहीं आती आप लोगों को? किस तरह की व्यवस्था आपने कर दी, क्या क्या चीज करके छोड़ी है। जो लोग अभी साइट उठाकर देख लीजिए, ये बीजेपी के विधायक कर्नाटक की विधानसभा का वो सत्र निकाल कर देखिए। अगर कर्नाटक विधानसभा एमएलए अगर सर्च करेंगे तो उस पर बीजेपी के लोग पोर्न देखते हुए पकड़े गए थे। पोर्न हमारे इसी विधानसभा में वीडियो बना ली थी, खैनी सुर्ती खाने वाले लोगों की, पान मसाला खाने वाले लोगों की। और हम, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ने जो कह दिया वो ठीक है, क्योंकि उनका पद होता इस तरह का है, सम्मानित पद है, मैं भी सम्मान उनका करता हूं, हमेशा उनका सम्मान मन में है। उन्होंने जो क्या कर दिया ठीक है, लेकिन ये बात कहना चाहते हैं हम लोग, आप भी तो लाइव पूरा विधानसभा की कार्रवाई लाइव दिखाते हैं। हम लोगों ने जनता तक अगर इस लाइव को पहुंचाने का काम किया तो वो इसलिए किया क्योंकि डेमोक्रेसी में वो जो नियम है वहां के, उसमें बंदी भी है सदन। मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बात कहना चाहता हूं कि आप और हम सब लोग मिलकर अगर संविधान की रक्षा करनी है, अगर इन चीजों को, संस्थाओं को जिंदा रखना है, तो हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं नौजवान साथियों से विशेष रूप से अपील करूंगा। आज में तमाम लोग मुझसे बाइट ले रहे थे, कोई अलग अलग चर्चा कर रहा था, लेकिन मैंने उन सब लोगों से कहा कि आप चर्चा उस चीज पर भी तो करिए। ईवीएम की मशीन मैनपुरी में किस तरीके से उठाकर लोग ले जा रहे थे, अरे ऑब्जर्वर को बताया नहीं, किसी वरिष्ठ व्यक्ति को बताया नहीं, विपक्ष के लोगों को भरोसा नहीं लिया। आप ईवीएम मशीन भरकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, तो कैसे करें उस बात को? तमाम चीजें, तमाम दिक्कतें पैदा की जा रही, लेकिन सोच के देखिए, मात्र 3 दिन का सत्र रखा था। क्या बात करें किसानों की, क्या बात करें नौजवानों की, क्या बात करें क्षेत्र के लोगों की। मैंने तो छात्र संघ का इशू भी उठाया, मुझे मौका मिल गया छात्र संघ का इशू उठाने का। मैंने कहा कि आपने पिछले 5 सालों से छात्र संघ के चुनाव बंद किए हुए हैं। जो नौजवान मुझे सुन रहे हो, सुने ये बात, छात्र संघों में कौन आता है? किसान का बेटा, गरीब का बेटा राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ता है। अगर किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में एक गरीब का बेटा छात्र संघ का अध्यक्ष बन जाए तो राजनीति की मुख्य धारा में आसानी से जुड़ सकता है। इसके उदाहरण लेटेस्ट है, राजस्थान में चुनाव हुआ, हमारे निर्मल चौधरी चुनाव जीते, आज पूरे हिंदुस्तान के नौजवान साथियों ने जानते हैं। इसी तरीके से कहीं पर छात्र संघ के अध्यक्ष होते हैं
तो वो धार आती है, मुद्दा होता है। हर मुद्दे छात्र नेता के पास होते हैं। किसानों की लड़ाई हो, नौजवानों की लड़ाई हो, भ्रष्टाचार के ऊपर कोई फैसला लेना हो। और आप देखिए, देश की आजादी से पहले चाहे किसी का नाम उठा लीजिए, महात्मा गांधी जी ने जितने आंदोलन किए, जितने भी आंदोलन, चाहे असहयोग आंदोलन था, चाहे नमक आंदोलन था, चाहे दांडी मार्च था, किस तरह नौजवान साथियों ने बढ़ चढ़कर उनके हर आंदोलन से अपने आप को जोड़ा। भगत सिंह जी को हर कोई आदर्श मानता है, उन्होंने भी छात्र शक्ति की बात की थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कहा था कि सारी छात्र शक्ति इकट्ठी हो जाए, नौजवान अगर इकट्ठा हो जाए तो निश्चित रूप से देश की सूरत बदल सकती है, आजादी हम लोगों को मिल सकती है। उसके देश की आजादी के बाद छात्र राजनीति के रूप में जिन्होंने राजनीति की, कई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के ऊंचे ओहदे, कोई गवर्नर, कोई कैबिनेट मंत्री, तो पता नहीं कितने होंगे, कितने विधायक, कितने सांसद छात्र राजनीति से बने होंगे। हम लोग भी छात्र राजनीति से निकल कर आए। मैंने तो सदन में यह बात कही कि उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, कई मंत्री रहे, हमारी पार्टी में कई लोग हैं जो छात्र संघों से निकल कर आए। लेकिन 5 साल से माननीय मंत्री जी का जवाब सुनिए कि छात्र संघों पर कोई रोक नहीं है। प्रिंसिपल से जाकर मिलेंगे छात्र नेता तो कहेंगे, प्रिंसिपल कह देगा साफ साफ कि नहीं, सरकार ने रोक लगा रखी है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात करेंगे, रोक लगा रखी है। हमारे इलाहाबाद के लड़के 800 साढ़े 800 दिन से लगातार वहां पर बैठे हैं धरने पर। लेकिन आप सोच के देखिए, अफसोस की बात है, यहां के मंत्री, उस शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्र संघों पर कहीं बैन नहीं है, कहीं रोक नहीं है। लेकिन मुझे इस बात पर खुशी महसूस होती है कि हमने अपने नौजवान साथियों की बात आज सदन के माध्यम से उठाने का काम किया। साथ साथ हमारी पार्टी के तमाम विपक्षी लोगों ने मजबूती से सदन में अपनी बात रखी। ये बात सही है कि 1 बजे तक के लिए मुझे रखा गया बाहर, लेकिन फिर वापस जाकर हमने अपनी बात रखी और बात को आगे की तरफ बढ़ाया। लेकिन आप नौजवान साथियों से सबसे हमारा कहना है कि नौजवान साथियों, बचा लीजिए इस संविधान को, बचा लीजिए इस डेमोक्रेसी को, नहीं तो इस सब को बर्बाद कर देंगे। तानाशाही में है, ये ध्यान रखना। जब कोई व्यक्ति तानाशाह हो जाता है तो आप समझ के देखिए, उसको अपनी परछाई से डर लगने लगता है, वो सवाल नहीं लेना चाहते। इसीलिए छात्र राजनीति, छात्र संघों पर अंकुश लगाना चाहते हैं, क्योंकि छात्र नेता आवाज उठाते हैं, गरीब की, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, एक धार देते हैं राजनीति को। आप ध्यान करिए बात, इस देश में संपूर्ण क्रांति जो हुई, जिसको संपूर्ण क्रांति कहते हैं, जिसमें जेपी जी ने नौजवान साथियों को मिलकर इकट्ठा करके जो आंदोलन चलाया, देश में इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी को भी खत्म करने का एक तरीके से काम अगर किसी ने किया तो नौजवान साथियों ने किया, छात्रों ने किया। लेकिन आप और हम सब लोग समझते हैं कि इस समय पर अगर उत्तर प्रदेश में कोई लड़ने वाले लोग हैं या कोई इनका सामना कर सकता है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोग कर सकते हैं, और कोई दूसरा इनका सामना, कोई मुकाबला नहीं कर सकता इस उत्तर प्रदेश में। जितनी मदद लोगों ने की उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने मुझे विधायक चुना, जिनके सहयोग से मैं विधायक बना, जिन माताओं बहनों ने मेरी मदद की, जिन नौजवान साथियों ने मेरी मदद की, मैंने उनसे पहले ही कहा था कि अतुल प्रधान अगर विधायक चुनकर जाता है तो उनकी हर एक आवाज को सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक बुलंद करने का काम करेगा। लेकिन सोच के देखिए क्या हालत है, क्या हालत है। विधानसभा में कमेटियां बनती हैं, अगर सदन नहीं चलता उन कमेटियों के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के लोगों के विषयों को उठा सकते हैं। लेकिन उन कमेटियों को 9 महीने बाद भी, शायद देश की आजादी के बाद पहला ऐसा सदन होगा कि 9 महीनों तक उन कमेटियों में लोगों का चयन नहीं हुआ। आज पीठ की तरफ से, माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से सरकार को आदेश दिया गया कि 7 दिन के अंदर उन कमेटियों को बनाना चाहिए, हम बना देंगे, उनका नाम भेजिए। लेकिन सोच के देखिए, आप और हम सब लोग हैं इस लड़ाई में। मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करूंगा, आज मुझसे कई सवाल हुए हैं, कई लोगों ने सवाल किया क्या हुआ। मैंने कि हम क्या कर रहे थे वहां पर, हम क्या चीज दिखाना चाहते थे लोगों को। हम लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि हम उनकी आवाज को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और मेरा बस चले तो हम तो इस लड़ाई को और कितने आगे बढ़ाते। मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा, खासतौर से किसान और मजदूर कौमों से कहना चाहता हूं, ए मजदूरों, आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आप सब लोग गांठ बांध लो। नौजवान साथियों, बाबा साहब को याद करते हुए प्रण ले लो
कि इस संविधान की रक्षा के लिए हम लोग जी जान एक कर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी घटनाएं, कितनी भी बड़ी कोई सरकार कोशिश कर ले, लेकिन हम सब लोग इकट्ठा होकर इस संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। मैं मेरठ सहित अपने तमाम देश के उन तमाम नौजवान साथियों को जो हम पर भरोसा करते हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज जिस तरीके से, कल तो जन्मदिन था, लोग चला रहे थे जन्मदिन का, लेकिन जिस तरीके से आज नौजवान साथियों ने बढ़ बढ़कर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इस चीज को चलाया, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। नौजवान साथियों, आप और हमें, जो लोग ये हिंदू और मुसलमान की नफरतों के बीच में बांटना चाहते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम सब लोग इससे ऊपर उठकर चलें। काम किस तरीके से हो, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, कैसे बेहतर सड़कें बने, कैसे रोजगार को सृजित करने के लिए रोजगार किस तरीके से उपलब्ध कराया जाए, इस पर कैसे हम लोग चर्चा कर सके। अकेले मुख्यमंत्री जी 1.25 घंटे बोल के गए। सोचिए, 1.25 घंटे बोले और ढाक के 3 बात, कुछ नहीं, सिर्फ अपने बोलने के लिए सदन चलाया था, दूसरे लोगों की बात सुनने के लिए सदन नहीं चलाया गया था। अरे लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, लेकिन आप अगर विपक्ष को बिल्कुल मार दोगे, कोई सरकार अगर विपक्ष को खत्म करना चाहे तो इसी तरीके से खत्म करती है। विधायकों को जेल भेज दो, कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगा दो, जो आपके खिलाफ आवाज उठाए आम जनता का आदमी, उसको जेल के अंदर भेज दो। ये किस तरह की डेमोक्रेसी चला रहे हैं आप? मैं कहना चाहता हूं, खास तौर से उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सत्र ना चलने को माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए, माननीय राष्ट्रपति जी को संज्ञान में लेना चाहिए, और संज्ञान में लेकर ये यहां के उत्तर प्रदेश के नागरिकों का जो आने वाला भविष्य तय होता है सदन से, उस सदन को जरूर चलाया जाए, जिसमें नौजवानों की बात हम लोग कह सकें, किसान मजदूरों की बात को बुलंद कर सके, आवाज को बुलंद कर सके। जहां किसी पर अत्याचार और जुल्म होता है, जिनके साथ जाति होती है, उन लोगों की बात को सदन में कम से कम बुलंद कर सके, ऐसी कोशिश हम लोगों को करनी पड़ेगी। मैं एक एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों, कमर कस लो। आने वाले समय में लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। हम सब लोगों को लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष के मैदान में रहना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी एक दूसरे की। हम फिर कहते हैं बात कि देश में जब तक जातीय और धार्मिक भेदभाव रहेगा, तब तक संविधान की जो मूल धारणा थी, हम उसको कभी कामयाब नहीं कर सकते। बाबा साहब ने संविधान इसलिए दिया क्योंकि संविधान में सब लोगों को बराबरी का हक था। लेकिन कैसा बराबरी का हक? आप लोगों को वोट नहीं डालने दोगे। एक तरफ बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं कि मतदान कैसे ज्यादा हो। चुनाव आयोग लोगों को कोशिश करता है कैसे मतदान स्थल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाया जाए। पर्चियों की व्यवस्था होती है, बड़े बुजुर्गों के लिए 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए घर से वोट डालने का प्रावधान है। महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाए जाते हैं, आने जाने की व्यवस्था करके दी जाती है। लेकिन देखिए किस तरह की कोशिश है। मैं आप तमाम नौजवान साथी जो जुड़े हुए हैं सैकड़ों, या जो दूर तक इस बात को पहुंचाएंगे, उन सब से ये रिक्वेस्ट करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि हम सब लोगों को इस संविधान को बचाना पड़ेगा, इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और फिर बाबा साहब को पुनः श्रद्धांजलि अपनी तरफ से अर्पित करते हुए बहुत बहुत आप सब लोगों का शुक्रिया। आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हो तो आप दूसरे तक पहुंचाइए। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत।